यार मैं भी पहले हमेशा यही सोचता था कि पैसा तो बस कमाना और खर्च करना होता है। स्कूल में पढ़ाई करते थे, लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की बातें किया करते थे, इन्वेस्ट करो, सेविंग्स करो, एसेट्स बनाओ। लेकिन सच कहूं तो ये सब बातें सुनकर मन उलझ जाता था। समझ नहीं आता था कि ये सब बातें प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे काम आएंगी। फिर एक दिन मैंने सोचा बस अब और नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी मेरी नजर पड़ी मनी वर्क्स नाम की किताब पर। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले ये बात समझ में आई, पैसे का मतलब सिर्फ नौकरी करके सैलरी कमाना और बिल्स पे खर्चा करना नहीं। पैसे का असली मतलब है खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित, इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्टेबल बनाना। किताब ने बिल्कुल आसान भाषा में समझाया कि पैसे के पीछे भागना गलत नहीं, लेकिन समझदारी से उसे इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। एकदम रिलेटेबल एग्जाम्पल दिया गया था, राहुल की कहानी। राहुल एक मिडिल क्लास लड़का था जिसकी सैलरी ठीक ठाक थी। हर महीने पैसे आते, खर्चे हो जाते, सेविंग बहुत कम, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं। राहुल भी पहले यही सोचता था, चलो जो आता है खर्च कर देता हूँ, काम तो कर रहा हूँ ना। पर फिर एक दिन उसे लगने लगा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरी फ्यूचर कैसी होगी। किताब ने उसे धीरे धीरे एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप बताई, अपनी पूरी इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज करो। राहुल ने खुद के लिए एक सिंपल स्प्रेडशीट बनाया जहां उसने लिखा कितनी सैलरी आती है, कितनी फ्रीलांस इनकम आती है, कितने फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, ईएमआई, रेंट, बिल्स, कितने वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, फूड। धीरे धीरे उसे खुद समझ में आया कि उसकी इनकम में से बहुत सारा पैसा बिना सोचे समझे खर्च हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि अगर खर्चा इनकम से ज्यादा हो रहा है तो सेविंग कैसे होगी। फिर किताब ने राहुल को दूसरा सिंपल बट लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला बताया, इनकम, सेविंग्स, शान, एक्सपेंसेस, यानी पहले पैसे बचाओ फिर खर्च करो। राहुल ने डिसाइड किया कि हर महीने सैलरी का कम से कम 20% बचाएगा। ये 20% उसके इमरजेंसी फंड और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। किताब ने यह भी बताया कि फाइनेंशियल गोल सेट करना कितना जरूरी है। राहुल ने छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना, बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग करना, रिटायरमेंट के लिए फंड बनाना। इन सिंपल स्टेप्स को अपनाकर राहुल ने पहली बार अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल महसूस किया। इसके बाद जब बेसिक सेविंग और बजटिंग पर कंट्रोल हो गया तो किताब ने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में राहुल को इंट्रोड्यूस कराया। राहुल ने समझा कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या। सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया, एसेट्स वो चीजें हैं जो तुम्हारे पैसे को बढ़ाती हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो तुम्हारे पैसे को कंज्यूम करती हैं, जैसे ईएमआई, पर्सनल लोन्स। राहुल ने शुरुआत की म्यूचुअल फंड से, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए आसान थे। स्मॉल अमाउंट से शुरुआत करके धीरे धीरे उसने इन्वेस्टमेंट की हैबिट बना ली। राहुल ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत बेसिक सेविंग और स्मॉल इन्वेस्टमेंट से की, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था। जब उसने अपने फाइनेंसेस को थोड़ा कंट्रोल में लेना शुरू किया तभी असल चैलेंज सामने आया, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। सबसे पहली दिक्कत आई उस दिन जब राहुल का एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंस आ गया, उसकी बाइक का रिपेयर हो गया। उस दिन उसको रियलाइज हुआ कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के इमरजेंसीज मैनेज करना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। पहले तो पैनिक कर लिया, फिर उसने अपने इमरजेंसी फंड को चेक किया। थैंकफुली थोड़ी बहुत बचत हुई थी, इसलिए उसने आसानी से उस इमरजेंसी को हैंडल किया। पर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लेसन समझ आया, इमरजेंसी फंड का होना बिल्कुल जरूरी है। किताब में साफ साफ बताया गया था कि कम से कम 6 महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बराबर इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। ये फंड ऐसी सिचुएशंस के लिए होता है जहां हमें पैसे की इमीडिएट जरूरत हो, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, अनप्लान्ड रिपेयर कॉस्ट्स। राहुल ने डिसाइड किया कि अब से वो हर महीने अपनी सेविंग्स में से थोड़ा हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखेगा। धीरे धीरे उसकी इमरजेंसी फंड अच्छी खासी बन गई। फिर किताब ने आगे बताया, सेविंग करने के साथ साथ माइंडसेट को बदलना भी जरूरी है। पहले राहुल सोचता था पैसा बचा लिया तो काफी है, पर अब उसे समझ में आया कि पैसा सिर्फ बचाना ही नहीं, उसको ग्रो करना भी जरूरी है। यही से शुरू हुई राहुल की इन्वेस्टमेंट जर्नी। सबसे पहले स्टेप था म्यूचुअल फंड्स में SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बस हर महीने फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहा। इनिशियल हेजिटेशन थी, अगर मार्केट गिर गया तो, लेकिन किताब ने बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाया, मार्केट अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एम होता है वेल्थ बिल्ड करना, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चेस करना। राहुल ने अपनी फर्स्ट SIP स्टार्ट की, हर महीने 2000 रुपए। धीरे धीरे वो हैबिट बन गई। कुछ महीने बाद उसने देखा कि छोटे छोटे अमाउंट से भी अच्छा ग्रोथ हो रहा था। कंपाउंडिंग का मैजिक धीरे धीरे समझ में आया, जैसे टाइम बढ़ता है मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट अपने आप बड़ा होता चला जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किताब में क्लियर किए गए। इन्वेस्टमेंट करते समय इमोशन को दूर रखना बहुत जरूरी है। मार्केट की डेली न्यूज पे रिएक्ट मत करो, लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो। राहुल ने स्टेप बाय स्टेप अपनी मंथली बजट में से ये 20% सेविंग करने की आदत बना ली। अब उसके पास 3 मेजर फाइनेंशियल पिलर्स बन चुके थे। 1 इमरजेंसी फंड, 2
SIP in mutual funds. 3. Clear budget plan with fixed and variable expenses. इसके अलावा किताब ने यह भी एम्फसाइज किया कि लायबिलिटी को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है जितना एसेट बनाना। राहुल ने EMI पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स वगैरह का सही टाइम पे पेमेंट करना शुरू किया। लेट फीस और अननेसेसरी इंटरेस्ट से बचना सीख गया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना। राहुल ने कमिटमेंट किया कि हर महीने कम से कम एक फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ेगा और कभी कभी नए बुक्स भी पढ़ेगा ताकि उसके पैसे स्मार्टली काम करें। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने अपनी पहली SIP का 1 ईयर स्टेटमेंट देखा। यस टाइम उसका कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट हो गया। यार सच में थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करके मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। जब राहुल ने अपनी SIP से पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे और इमरजेंसी फंड भी मजबूत बना लिया तो उसने सोचा अब मुझे अपनी वेल्थ और एक्सेलरेट करनी चाहिए। पहले स्टेप्स ने उसे कॉन्फिडेंस दिया था, अब अगला चैलेंज था एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझना। किताब ने सबसे पहले समझाया स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट। यार स्टॉक मार्केट का मतलब है कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना। जब कंपनी ग्रो करती है तो तुम्हारा इन्वेस्टेड पैसा भी बढ़ता है। राहुल ने इनिशियली थोड़ा हेजिटेंट फील किया। उसे लगा मार्केट तो रिस्क भरा है, क्या मैं इसमें खुद हूँ? लेकिन किताब में एक इम्पोर्टेंट बात लिखी थी, रिस्क को मैनेज करने का तरीका है प्रॉपर रिसर्च और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। राहुल ने डिसाइड किया कि वो स्मॉल कैप स्टॉक्स से नहीं बल्कि लार्ज कैप वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। सबसे पहले उसने अपने बजट में से थोड़ी रकम निकाली और एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला। पहला एक्सपीरियंस थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था, मार्केट डेली अप डाउन होता देख उसे डाउट हुआ। बार किताब ने समझाया कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना चाहिए, कंपाउंडिंग और टाइम पर फोकस करना ज्यादा जरूरी था। राहुल ने अपनी पहली स्टॉक परचेस की, एक रिप्यूटेड FMCG कंपनी के शेयर्स। धीरे धीरे उसने जाना लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं मोस्ट अदर इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैनिक सेल ना करना चाहिए। इसके बाद किताब ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स, FDs और रिकरिंग डिपॉजिट्स RDs के बारे में बताया। राहुल ने समझा कि FD एक सेफ ऑप्शन है जहां फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। RD हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा करके फ्यूचर गोल के लिए सेविंग करने का अच्छा तरीका है। उसने अपने लो रिस्क पोर्शन के लिए FD में भी पैसा इन्वेस्ट किया ताकि कुछ सिक्योर एसेट हमेशा हो। और फिर आया एक गोल्डन चैप्टर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। किताब ने क्लियरली बताया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूरी है लोकेशन समझना, मार्केट ट्रेंड्स स्टडी करना, लीगल डॉक्यूमेंटेशन ठीक से देखना। राहुल ने तुरंत नहीं सोचा, उसने डिसाइड किया कि पहले थोड़ा और एक्सपीरियंस और नॉलेज बटोरेगा। पर आइडिया क्लियर हो गया, रियल एस्टेट भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने का पावरफुल टूल हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप्स जिनसे राहुल ने बचना सीखा। फर्स्ट ट्रैप, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। किताब में साफ कहा गया था जो चीजें आज खरीदना टेम्पटिंग लगती हैं वो अक्सर अननेसेसरी होती हैं। राहुल ने ये डिसाइड किया जो चीजें जरूरी नहीं उन्हें खरीदने से पहले 7 दिन का रूल अपनाऊंगा। सेकंड ट्रैप, हाई इंटरेस्ट लोन्स। पहले राहुल EMI और क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट में फंसा करता था, लेकिन किताब ने समझाया हाई इंटरेस्ट डेट से पहले छुटकारा पाओ। अब राहुल ने धीरे धीरे APNI क्रेडिट कार्ड बैलेंस पे ऑफ किया और अननेसेसरी लोन्स लेने से बचा। थर्ड ट्रैप, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। हर महीने राहुल ने एक नया फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया, जैसे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिक्स। और इसी डिसिप्लिन ने उसे धीरे धीरे स्मार्ट इन्वेस्टर बना दिया। राहुल अब सिर्फ पैसे को कमाने वाला नहीं था, बल्कि उसे ये समझ में आ चुका था कि पैसे को ग्रो करना, प्रोटेक्ट करना और स्मार्टली यूज करना उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसे राहुल ने अपने बेसिक सेविंग्स, SIP, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स और FD सेटअप किए, अब उसका फोकस शिफ्ट हो गया पैसिव इनकम सोर्सेज तैयार करना और रिटायरमेंट प्लानिंग। किताब में बहुत स्मार्ट तरीके से बताया गया था कि सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। एक्टिव इनकम मतलब वो पैसा जो हम अपनी टाइम और एफर्ट से कमाते हैं, जैसे सैलरी या फ्रीलांस वर्क। लेकिन पैसिव इनकम वो है जो धीरे धीरे हमें बिना एक्टिवली काम किए भी आती रहे। राहुल ने सबसे पहले समझा रेंटल इनकम। अगर उसके पास प्रॉपर्टी हो तो रेंट से लगातार इनकम आ सकती है। डिविडेंड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्टेड पैसा टाइम टू टाइम डिविडेंड्स भी दे सकता है। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स, FD पर इंटरेस्ट नियमित रूप से मिलता रहेगा। पहली कोशिश राहुल ने की, उसने अपने छोटे से सेविंग्स में से एक छोटी सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्टमेंट रिस्की जरूर था, लेकिन किताब ने ये क्लियरली बताया कि लोकेशन और प्रॉपर्टी की डिमांड एनालिसिस करके समझदारी से करना चाहिए। राहुल ने धीरे धीरे ये समझा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पेशेंस का काम है। प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है और रेंट से पैसिव इनकम बनती है। इसके साथ ही
उसने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तरफ भी ध्यान दिया। धीरे धीरे उसने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स शामिल किए जिनकी हिस्ट्री थी रेगुलर डिविडेंड पे आउट की। फिर आया रिटायरमेंट प्लानिंग का सेक्शन। किताब ने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है आज की छोटी बचत और इन्वेस्टमेंट से कल को फाइनेंशियल फ्रीडम बनाना, ताकि हमें बाद में पैसे की चिंता न रहे। राहुल ने डिसाइड किया हर साल अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज रिटायरमेंट फंड में डालना है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहिए। पहला स्टेप, पीपीएफ अकाउंट खोलना। यह एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है जिस पर सरकार की गारंटी रहती है और अच्छा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। राहुल ने हर महीने तय अमाउंट जमा करना शुरू किया। इसके बाद उसने एनपीएस में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि लॉन्ग टर्म में टैक्स सेविंग भी हो और रिटायरमेंट के समय अच्छा कॉर्पस मिल जाए। किताब ने बताया कि टाइम का पावर कितना बड़ा एसेट होता है। जितना जल्दी हम सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। राहुल ने यह फॉर्मूला अपनाया, टाइम प्लस रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लस पेशेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम। धीरे धीरे उसकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगीं। हर साल उसने अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया और नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगा। स्टॉक्स में नए सेक्टर्स एक्सप्लोर किए, रियल एस्टेट मार्केट का अपडेटेड ट्रेंड फॉलो किया और म्यूचुअल फंड्स के नए स्कीम्स को समझा। सबसे जरूरी बात, उसने कभी भी गेट रिच क्विक स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं किया। किताब ने बिल्कुल साफ कहा था, शॉर्टकट से बचो, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और नॉलेज बढ़ाते रहो। अब राहुल की फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही थी। पहले जहां हर महीने बस एक्सपेंसेस मैनेज करने की चिंता थी, वहीं अब उसकी इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम सोर्सेज स्टेडी हो रहे थे। उसने अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट किए, एक रिटायरमेंट एज पर कंप्लीट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, 2 बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सफिशिएंट फंड, 3 एक ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करना जिसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, राहुल ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी में काफी प्रोग्रेस की थी। पहले जहां उसे हर महीने अपने खर्चों को मैनेज करने में स्ट्रगल होता था, वहीं अब उसके पास एक क्लियर रोड मैप बन चुका था। उसके पास सेविंग्स भी थे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड पैसा था, फिक्स्ड डिपॉजिट्स मजबूत थे और रियल एस्टेट से एक स्टेडी रेंटल इनकम भी मिलने लगी थी। अब अगला स्टेप था एक ऐसे फाइनेंशियल स्टेटस तक पहुंच जाना जहां उसे अपनी लाइफ डिसीजंस पैसा की वजह से रिस्ट्रिक्ट ना करें। यानी वो दिन आना था जब वह अपनी फुल फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाए। किताब में बताया गया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि इतना होना चाहिए कि पैसा आपके लिए काम करे। इसका मतलब वर्क बिकॉज यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। राहुल ने अपने फाइनेंशियल गोल्स को एक बार फिर क्लियरली डिफाइन किया, रिटायरमेंट एज तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसिव इनकम से मंथली एक्सपेंसेस कवर करना, बच्चों की पढ़ाई और फैमिली की सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। सबसे पहले उसने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई किया। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी कंटिन्यू की, डिविडेंड स्टॉक्स, अच्छे कंपनीज के शेयर्स लिए, रियल एस्टेट, एक और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की ताकि रेंटल इनकम और बढ़े, पीपीएफ एनपीएस, रेगुलर कंट्रीब्यूशन जारी रखा। धीरे धीरे किताब ने बताया, राहुल ने यह भी समझा इन्फ्लेशन को कंसिडर करना जरूरी है। हर साल उसने अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया ताकि रियल वैल्यू बनी रहे। उसका माइंडसेट एकदम स्ट्रांग हो चुका था। हर मंथ कुछ इन्वेस्ट करना, चाहे कितना भी कम हो, बेटर है ना कि कुछ नहीं करना। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने टोटल पैसिव इनकम को चेक किया। उसे खुशी हुई कि अब उसके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम ऑटोमेटिकली आ रही थी। उसने रियलाइज किया, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं। किताब में बहुत सिंपल बट पावरफुल लाइन थी, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने डिसीजंस को पैसे से ना जोड़ना बल्कि अपने सपनों से जोड़ना। अब राहुल ने अपनी जॉब पर भी रिथिंक किया। वो ऐसा काम करने लगा जो उसे सच में पसंद था। वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेता था, अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर टाइम देता था। पैसे के प्रेशर से फ्री होकर अब वो अपनी क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
उसने अपनी लर्निंग्स को दूसरों के साथ भी शेयर करना शुरू किया। अपने दोस्तन और फैमिली को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई ताकि वे भी अपना फाइनेंशियल फ्यूचर स्ट्रांग बना सकें। किताब ने एंड में एक गोल्डन मैसेज दिया, वेल्थ बिल्ड करना कोई मैजिक नहीं, बस डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजंस का रिजल्ट है। राहुल की जर्नी ने साबित किया कि अगर सही प्लानिंग, कंसिस्टेंट एफर्ट और नॉलेज बेस हो तो कोई भी फाइनेंशियली फ्री बन सकता है। जब राहुल की फाइनेंशियल जर्नी धीरे धीरे मैच्योर हो रही थी, उसने रियलाइज किया कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना और इन्वेस्टमेंट करना ही काफी नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से ही असली अंडरस्टैंडिंग आती है। इसलिए उसने एपीएनई डेली लाइफ में कई छोटे छोटे फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाए जो धीरे धीरे उसकी लाइफ का हिस्सा बन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप जो किताब ने दिया था, बजट बनाना और फॉलो करना। राहुल ने हर महीने का बजट तैयार करना शुरू किया। उसने अपने मंथली इनकम, फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइक रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज और इन्वेस्टमेंट गोल्स को क्लियरली लिखना शुरू किया। हर महीने वो ये देखता कि कहाँ खर्च ज्यादा हो रहा है और कहाँ बचत की जा सकती है। एक सिंपल बट पावरफुल हैबिट जो उसने अपनाई, हर महीने के शुरुआत में अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा अलग रखना, फिर बचे हुए पैसे से डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना। दूसरा टिप, इंपल्स परचेसेस से बचना। पहले राहुल शॉपिंग में अक्सर इंपल्सिव डिसीजंस लेता था, एक नया गैजेट, फैंसी क्लोथ्स, एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस। पर किताब ने बहुत सिंपल रूल बताया, 7 दिन का रूल अप्लाई करो। जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें खरीदने से पहले 7 दिन का वेट करो। इस रूल से राहुल के इंपल्स परचेसेस बहुत कम हो गए। धीरे धीरे उसने अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना सीख लिया। तीसरा और सबसे जरूरी टिप, फाइनेंशियल एजुकेशन कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहना। राहुल ने डिसाइड किया कि हर महीने कम से कम एक नई फाइनेंशियल बुक पढ़ेगा या एक नया इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेगा, जैसे इन्फ्लेशन का असर, टैक्स बेनिफिट्स वाले स्कीम्स, न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम्स, एडवांस स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज। ये हैबिट उसने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर ली, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा और नॉलेज बेस भी। चौथा टिप, इमरजेंसी फंड का इंपॉर्टेंस समझना। किताब ने साफ बताया था, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस में इमरजेंसी फंड लाइफ सेवर बनता है। राहुल ने अपनी 6 मंथ एक्सपेंसेस वर्थ इमरजेंसी फंड क्रिएट किया। अब वो किसी भी अनफॉर्सीन सिचुएशन में फाइनेंशियली स्टेबल था। और आखिरी और गोल्डन टिप, लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाना। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स मत देखो, अपने गोल्स पर फोकस रखो। राहुल ने कभी भी शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस से पैनिक सेल नहीं किया। पेशेंस रखकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दिया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग को फॉलो किया। इन हैबिट्स से राहुल की फाइनेंशियल माइंडसेट पूरी तरह बदल गई थी। अब उसके पास सिर्फ पैसे जमा करने की मेंटालिटी नहीं थी, बल्कि वो समझता था कि पैसा इन्वेस्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही डिसीजन सही टाइम पर करना। जैसे जैसे राहुल की फाइनेंशियल जर्नी आगे बढ़ी, उसने समझा कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी काम होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय समय पर रिव्यू करना और सही एडजस्टमेंट्स करना। पहली बात, किताब ने बहुत साफ समझाया था, हर 6 महीने या 1 साल में अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का रिव्यू करो। राहुल ने डिसाइड किया कि वो हर साल एक बार पूरी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखेगा। कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, कौन सा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स कब मैच्योर हो रहे हैं और उसकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू क्या बढ़ रहा है। राहुल ने धीरे धीरे जाना कि कुछ म्यूचुअल फंड्स जो पहले अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे अब कम रिटर्न दे रहे थे, तो उसने उन फंड्स को सिस्टमैटिकली स्विच कर दिया। उसे समझ आ गया कि ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना नहीं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन से इन्वेस्ट करना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एसेट एलोकेशन को बैलेंस करना। इनिशियली राहुल का पोर्टफोलियो ज्यादा स्टॉक्स और रियल एस्टेट में था, पर किताब में बताया गया था कि हर व्यक्ति के रिस्क एपिटाइट और एज के हिसाब से एसेट एलोकेशन अलग होनी चाहिए। राहुल ने अपने 30s में इक्विटी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कम करके डेट इंस्ट्रूमेंट्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि रिस्क रिड्यूस हो।
उसने अपने रिटायरमेंट के 10-15 साल पहले कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आया, फाइनेंशियल गोल्स को अपडेट करना। राहुल ने रियलाइज किया कि हर साल अपने गोल्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पहले उसका गोल था इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, अगला गोल था म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में SIP लगाना। अब उसका गोल शिफ्ट हो गया था चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए सफिशिएंट फंड और अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बढ़ाना। हर साल राहुल ने यह सवाल अपने आप से पूछा, क्या मेरा करंट इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे नेक्स्ट फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने में मदद कर रहा है? अगर नहीं, तो उसने अपने प्लान्स में नेसेसरी चेंजेस किए। किताब ने बताया था कि टाइम के साथ फाइनेंशियल गोल्स भी बदलते रहते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी अडॉप्ट करना जरूरी है। एक सिंपल बट पावरफुल मंत्रा राहुल ने अपनाया, डिसिप्लिन प्लस रेगुलर रिव्यू प्लस स्मार्ट एडजस्टमेंट्स कैंट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर। अब राहुल अपने इन्वेस्टमेंट्स को न सिर्फ एक्यूमुलेट कर रहा था, बल्कि उन्हें स्ट्रेटेजिकली मैनेज भी कर रहा था। उसकी जर्नी में यह सबसे बड़ी लर्निंग थी, इन्वेस्टमेंट्स एक बार करना नहीं, उन्हें समझना, समय समय पर रिव्यू करना और जरूरत के हिसाब से अडेप्ट करना जरूरी है। जैसे जैसे राहुल ने अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना शुरू किया, उसने महसूस किया कि ये जर्नी केवल खुद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। किताब में बहुत खूबसूरती से बताया गया था, नॉलेज इज मोस्ट वैल्यूएबल व्हेन शेयर्ड। राहुल ने डिसाइड किया कि वो अपने लर्निंग्स को दूसरों के साथ शेयर करेगा ताकि उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकें। सबसे पहला कदम था फैमिली के साथ फाइनेंशियल डिस्कशंस शुरू करना। पहले तो उसकी फैमिली फाइनेंस को लेकर थोड़ा हेजिटेंट थी, लेकिन धीरे धीरे राहुल ने उन सिंपल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया। बजटिंग क्या होता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, पैसिव इनकम का इंपॉर्टेंस। राहुल ने अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी ओपनली शेयर की ताकि उनके एक्सपीरियंसेस से दूसरों को भी सीखने को मिले। नेक्स्ट स्टेप आया फ्रेंड्स सर्कल में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाना। राहुल ने देखा कि उसके बहुत से दोस्त भी बिना प्लानिंग के रैंडम इन्वेस्टमेंट्स करते थे, जिनमें से कई टाइम पर नुकसान भी हुआ था। उसने सिंपल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए, वीकेंड पर बैठकर बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन देने शुरू की। उसने एक्सप्लेन किया इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज करें, SIP और म्यूचुअल फंड्स को समझने का आसान तरीका। किताब में बताया गया था कि जब आप अपने लर्निंग्स को शेयर करते हो तो न सिर्फ दूसरों की मदद होती है, बल्कि खुद की अंडरस्टैंडिंग भी और स्ट्रांग होती है। राहुल ने महसूस किया टीचिंग इज द बेस्ट वे टू डीपन वन्स ओन नॉलेज। फिर एक और इंस्पायरिंग कदम सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाना। राहुल ने छोटे छोटे टिप्स अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया। आज से हर मंथ अपने इनकम का 10% सेविंग करो, इंपल्स परचेसेस से बचो, 7 दिन वेट करो, इमरजेंसी फंड का टारगेट 6 महीने के एक्सपेंसेस। उसके पोस्ट्स धीरे धीरे लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे। लोगों ने उसके प्रैक्टिकल अप्रोच और सिंपल लैंग्वेज की तारीफ की। किताब ने यह एम्फसाइज किया कि रियल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट टैब आता है जब नॉलेज हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचे। राहुल का मानना बन गया, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा नॉलेज शेयर करेंगे तो पूरे समाज का फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होगा। आखिरकार राहुल ने एक स्मॉल फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रुप भी बना लिया, जहां हर हफ्ते लोग आते और अपने डाउट्स क्लियर करते थे। सिंपल और प्रैक्टिकल डिस्कशंस चलते थे, जैसे म्यूचुअल फंड्स कैसे चुनें, PPF और NPS में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, स्टॉक मार्केट में कैसे सेफ इन्वेस्टिंग करें। राहुल ने खुद भी महसूस किया कि दूसरों की मदद करके उसके अंदर एक नई सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई। जब राहुल ने पूरी मेहनत से अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव किए, तो उसके लाइफ में जो बदलाव आए वो सच में इंस्पिरेशनल थे। पहले जहां हर महीने पैसे की चिंता उसके मन को वे करता था, वहीं अब एक अलग ही सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और पीस उसकी लाइफ में भर गया था। एक दिन राहुल ने अपने आप से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैं अपने पैसे को क्यों काम पर लगा रहा हूं? और जवाब था, ताकि मैं अपने सपने पूरा कर सकूं। अब राहुल की सुबहें स्ट्रेस फ्री हो गई थी। वो सुबह जल्दी उठता था, मेडिटेशन करता था, अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर टाइम देता था और फ्रीलांसिंग वर्क में क्रिएटिवली इन्वॉल्व होता था।
उसका फोकस बस पैसा कमाना नहीं था, बल्कि मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीना बन गया था। राहुल ने अपने फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। हॉलिडेज पर ट्रैवल करता, बच्चों के साथ एजुकेशनल ट्रिप्स प्लान करता और अपने फैमिली गोल्स पर ध्यान देता। अब फाइनेंशियल टेंशन ने कभी भी उसकी फैमिली की खुशियों को डिस्टर्ब नहीं किया। सबसे बड़ी बात, उसने अपनी रिटायरमेंट प्लान को पूरा कर लिया। अब राहुल का लक्ष्य सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, बल्कि कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ भी था। उसने एक स्मॉल चैरिटी ग्रुप भी स्टार्ट किया, जिसमें वो फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता। किताब में एक सिंपल बट प्रोफाउंड लाइन थी, वेल्थ का असली मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी होता है। राहुल का जर्नी अब कंप्लीट हो चुका था। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की, अपनी फैमिली को सिक्योर किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। एक दिन जब राहुल अपने बैल्कनी पर बैठा था और अपने आगे का उज्जवल भविष्य सोच रहा था, उसने रियलाइज किया, पैसा मेरे लिए एब स्लेव नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल बन चुका है। उसने अपनी जर्नी की शुरुआत जैसे सिंपल स्टेप्स से की थी, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, लर्निंग, शेयरिंग, और धीरे धीरे इन छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स से उसने अपने सपनों की दुनिया खड़ी की थी। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज वही था, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा जमा करने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीवन को अपनी टर्म्स पर जीने का नाम है। आज हमने राहुल की पूरी फाइनेंशियल जर्नी का सफर देखा, कैसे उसने छोटे छोटे कदम उठाकर हर एक चैलेंज को पार किया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला। शुरुआत में जहां फाइनेंशियल नॉलेज उसके लिए एक वेग कंसेप्ट था, वहीं अंत में वो उसे पूरी तरह से समझ चुका था। सबसे बड़ी सीख जो राहुल ने सीखी थी, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। उसने धीरे धीरे अपने हर दिन को एक छोटा बट इंपॉर्टेंट स्टेप बना दिया। बजट बनाना, इंपल्सिव खर्चे अवॉइड करना, इन्वेस्टमेंट्स को समझना, इमरजेंसी फंड बनाना, फाइनेंशियल गोल सेट करना और हर साल अपने प्लान्स को अपडेट करना। राहुल ने यह भी जाना कि फाइनेंशियल सक्सेस केवल नंबर्स की बात नहीं होती। असली सक्सेस तो तब होती है जब आप अपने समय को, अपने पैशन को और अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओ। आज राहुल की जिंदगी में स्ट्रेस नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक क्लियर पर्पस और एक फोकस्ड डायरेक्शन था। पैसा इन्वेस्ट करना तो एक आर्ट है और हर किसी को यह आर्ट सीखना चाहिए। उसने अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर किया ताकि नॉलेज का मल्टीप्लिकेशन हो सके। सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से उसने अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी में फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाया। और सबसे पावरफुल मैसेज जो राहुल की जर्नी हमें देती है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करो, वरना पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही बड़े बदलाव लाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को कभी भी बंद मत करो, क्योंकि सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। राहुल की कहानी यह भी बताती है कि जब हम डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजंस को अपनाते हैं, तो कोई भी फाइनेंशियल गोल असंभव नहीं होता। आज राहुल न सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था, बल्कि मेंटली और इमोशनली भी एम्पावर्ड था। एक ऐसा इंसान जिसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, अपने सपनों को रियलिटी में बदला और दूसरों के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल बन गया। तो दोस्तों, यही थी राहुल की फाइनेंशियल जर्नी की पूरी कहानी। अगर आप भी अपने लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हो, तो आज से छोटे छोटे स्टेप्स उठाना शुरू करो। बुक यात्रा आपके साथ है, ताकि हम मिलकर हर कदम पर सीखें, समझें और आगे बढ़ें। धन्यवाद इस इंस्पायरिंग सफर में साथ देने के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए किताब के नए सफर के साथ। जय बुक यात्रा।